पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। इमरान खान अरेस्ट हो चुके हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सू मोटो लेते हुए हेयरिंग शुरू कर दी और ISI के ख़िलाफ़ इमरान खान खुल के बोल रहे हैं और अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई है। इस सारी सिचुएशन को भारत में कैसे देखा जा रहा है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कॉलर और डायरेक्टर IIM रोहतक प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। मैं स्वागत करता हूं उनका रोहतक से। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान पे और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी। पाकिस्तान में बहुत ड्रामे चल रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे और एक तरह से बैटल फील्ड भी बनी हुई है चाइना और वेस्ट की। और अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया, बिलावल भी आए हुए थे गोवा, आप भी गोवा में थे। ये बातें ज़रा हम आपसे बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है इमरान खान के अरेस्ट होने की और जो ISI का रोल है और जो जुडिशरी का रोल है, ये क्या खिचड़ी है? काफ़ी कन्फ्यूजन है। भारत में भी ये कन्फ्यूजन है? देखिए कि आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वहां इंस्टीट्यूशंस की ना तो इंडिपेंडेंस दिख रही है और ना वो इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रहे हैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन में। अब ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है इमरान खान साहब की जो अरेस्ट हुई है, जहां तक मैं पढ़ रहा था, जहां तक मेरी जानकारी है, दिस इज रिलेटेड टू फंड मिसमैनेजमेंट केस, फॉरेन फंडिंग का एक केस है और बड़ा सिंपल सा केस है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोगों को लग रहा होगा ये केस अभी बनाया है। ये केस चलते हुए जी तकरीबन 4 से 4.5 साल हो चुके हैं। ये पुराना केस है। अराउंड 4 इयर्स पहले एक बिजनेसमैन है पाकिस्तान ओरिजिन के, जो कि बहुत बड़े टाइकून हैं, बिलियनियर हैं। He came to a settlement with the British government for not declaring him as guilty, and he surrendered some assets to the tune of maybe 190-200 million dollars as a settlement कि मुझे छोड़ दो और ये मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ रहा हूं। That property was in, some was in UK, some was in Pakistan। और उस वक्त आप देखें कि जब ये केस शुरू हुआ है, इमरान खान साहब की ही गवर्नमेंट थी। So, cut to the chase, there was some acceptance of, improper land and improper resources from this particular billionaire funds, which he had surrendered. अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ये सेटलमेंट होती है, वो तकरीबन वो जो इंसान है, उन्होंने तकरीबन कोई 250 कनाल, जो कि अगर हम एकड़ों में देखें तो तकरीबन वो मेरे ख्याल से कोई 30-40 एकड़ शहर के अंदर उन्होंने एक जमीन एक यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर की। वो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कौन है? वो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है इमरान खान। नाउ दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। के इंडिया में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद नो पोर्टफोलियो है, मिनिस्टर है या नहीं है वो नहीं है, कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो एक यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी हैं, ट्रस्ट के भी चेयरमैन हैं और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। और वो यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन 30-40 एकड़ प्राइम लैंड एक्सेप्ट करता है एज अ डोनेशन फ्रॉम दिस पर्सन हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस वेरी सीरियस mismanagement of some funds, and he has entered into a plea agreement with the UK government to keep himself out of trouble। अब इसके ऊपर ये जब केस शुरू हुआ है, ये मामला शुरू हुआ है, तब इमरान खान साहब की खुद की सरकार थी। अब जब वो केस डेवलप होके, एक केस को हमारे देशों में आपको पता ही है कि टाइम लगता है, थोड़ा सा टेक्स टाइम एंड द जुडिशरी टेक्स इट्स ऑन टाइम। अब वो जो कल्बिनेट हो गया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब नाउ द सेकंड डिफरेंस, अब इंडिया पर, वहां पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने वहां के IG साहब को भी समन कर दिया है उस रेंज के, और उन्होंने नैब के ऑफिशियल्स को भी समन कर दिया विद इन 15 मिनट्स।
So I must tell you, one of the greatest achievements of Imran Khan in Pakistan, and that he has been able to create this sort of a cult personality, that he is suo moto innocent in every single matter. I personally feel even the judiciary is his fan and do not wish to look at the facts and declare him suo moto innocent. A priori innocence है उनकी. So this is a very big difference between the Indian judiciary. यहाँ judicial process बड़ा, हमारे यहाँ एक बड़ा proper, और particularly in the higher judiciary, high courts and supreme court में, तो they take so much of care in dealing with these sensitive matters, क्योंकि उनको पता है कि every single word will come under scrutiny. तो ये मामला जो है जी, ये बड़ा ही एक पेचीदा मामला बन गया है. And now I don't know whether उनका बेल होगा, नहीं होगा, कैसे होगा. But the process is so funny. पहले वो एक बार इनको अरेस्ट करने के लिए गए थे, तो हजारों लोगों ने इनका जो रेजिडेंस है उसको सराउंड कर लिया. आई डोंट नो वो कहाँ रेजिडेंस है, जमान पार्क में है या बानी गल्ला में है, जी वो जमान पार्क लाहौर में था. तो वहां वो जमान पार्क में वो उनको सराउंड कर लिया लोगों ने. हजारों लोग आ गए, इन्होंने कॉल दी लोगों को, लोगों ने आकर पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को प्रिवेंट कर दिया. एंड टुडे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि rather than talking about the facts of the case, his final statement was कि इतना पैसा क्यों जाया किया जा रहा है, कि इतनी पुलिस लगाई जा रही है, मेरे पास कोई वारंट लेके आता मैं वैसे ही आ जाता. So this is very very perplexing that even in the midst of such a serious matter, your primary concern is कि भाई पुलिस के ऊपर पैसे ज्यादा लग रहे हैं. You should be talking on the facts of the case, कि भाई ये केस में मेरिट है, डीमेरिट है, क्या है, टारगेटिंग हो रही है, नहीं हो रही है. So these are three major differences which I have observed. One, कि it is very surprising कि ये जो केसेस हैं ये बहुत पुराने चल रहे हैं और पहले से चल रहे हैं और इनके टाइम पे चल रहे हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक सैंक्टिटी होती है, वो आप नहीं मेंटेन कर रहे. ये बहुत बड़ी करप्शन है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज अ पब्लिक सर्वेंट आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, एक्सट्रीमली सीरियस मैटर. सेकंड is a very serious matter of judiciary acting in a very unusual sort of a manner, taking suo moto cognizance and in a span of minutes to act on this matter. And the third one I've just mentioned is that the actual defense against the merits of the जिसे कहेंगे of the case against him is not being done. What is being projected कि भाई इतने पैसे जाया हो रहे हैं क्योंकि पुलिस वहां पे आकर उनको इतनी सारी पुलिस को तो आना ही पड़ेगा. अगर कोई वहां unnecessary कोई इवेंट हो जाए, किसी को गोली चल जाए, कुछ हो जाए, these things are these are very unique to Pakistan. It doesn't happen, I don't believe in any other country, at least in the neighborhood. जी आपने बहुत करीब से सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए कुछ पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से. इंडिया के इंस्टीट्यूशन धीरज साहब बहुत मजबूत हैं, रूल ऑफ लॉ है, इसीलिए इंडिया इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे है. मगर पाकिस्तान में जैसा आपने शुरू में कहा कि इमरान खान एक कल्ट बने हुए हैं और उस कल्ट के चक्कर में एक उनकी फ़ैन क्लब है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पोटेंशली फ़ैन हों या एलिजिडली पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हों. और इसके साथ साथ जो आप एक और कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस बात का कॉन्सेप्ट भी पॉलिटिशियंस को या इवन दूसरे इदारों को भी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है. इस सारी सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है धीरज साहब, आपकी ज़रूर इस पे नज़र होगी कि इमरान खान ने एक रोज़ पहले ही पाकिस्तान के ISI के एक बहुत अहम ऑफिसर को उनका नाम लेके कहा कि वो मुझे
मारने में 2 दफ़ा इन्वॉल्व रहे हैं। एक दफ़ा तो गोली चली थी, एक दफ़ा पता नहीं कौन सा वाक़या है, शायद वो जहर देने की आजकल बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो भी कहा कि मैं एक छोटा सा वीडियो रिलीज़ किया कि मैं इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा और चाहे मुझे खुदा ऊपर बुला ले, शायद वो भी आपने देखा हो। तो करप्शन की जो बात है वो ख़ुद इमरान ख़ान के अंदर इतनी है, आपने बड़े अच्छे अंदाज में धीरज साहब वो निशानदेही की कि वो जो वो जिस एक ट्रस्ट अकाउंट पे इनको इन्वॉल्व किया गया है, उसके ट्रस्टीज़ ये और उनकी बेगम है और उस वक्त ये ऑफिस में थे। तो क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ISI जो है, जिस तरह इमरान खान उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या ये ऑपरेशन, उनकी गिरफ्तारी का ऑपरेशन उस वजह से है? इस एंगल को भी देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट दीज एग्जैक्ट थिंग्स, बट मैं एक चीज आपको इसमें ये कह सकता हूं कि यू नो इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट a nation is known by its leaders. Leaders define the nation. मैं इसको बड़ी एक theoretical, आम बंदा जो है वो नेशन को डिफाइन नहीं कर सकता। लीडर्स एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव मैनिफेस्टोज ना। लीडर्स, पार्टीज मैनिफेस्टो देती हैं, लोग उस मैनिफेस्टो को बाय करते हैं, दे एग्री विद दैट, डिसएग्री विद दैट मैनिफेस्टो एंड वोट। अनफॉर्चुनेटली जैसे ये लीडरशिप दिखाई जा रही है, एक्चुअली दिस इज ट्रू फाशिज्म। ये एक फाशिज्म की डेफिनेशन है कि नो रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई ऑन मी, नो इंस्टीट्यूशंस विल अप्लाई ऑन मी। मैं आपको एक पुरानी एक बात सुनाता हूं कि जब व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, सो वी हैड अ क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्विसेज के लोग थे, वो तो पहले से आ रहे थे, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स तो प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश टाइम से वो आ रहे थे। सो a case was made with सरदार पटेल, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उनके सामने एक केस बनाया गया कि these civil servants, ये तो ब्रिटिशर्स की लेगेसी हैं, they should not be, they should be removed, और इनको हटा, ये तो देश के साथ नहीं है। तो सरदार पटेल said a very important thing. He said, a leader does not quarrel with the instruments. तो ये जो ऑफिसर्स हैं ना, जो वहां पर भी ऑफिसर्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लीडर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी में यूज करते हैं, इसीलिए वो पॉलिसी मेकर्स हैं। जो लेजिस्लेचर है वो पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट आगे किया जाता है थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफिसर्स ऑफ द लॉ या ऑफिसर्स जो भी इन्वॉल्व हैं। अब आप उन ऑफिसर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कि एक कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कमिंग डाउन टू द लेवल ऑफ नेमिंग अ मेजर जनरल लेवल ऑफिसर। DG ISPR जो है वो एक मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर हैं। कोई मतलब ही इज नॉट अ एक्सट्रीमली हाई रैंकिंग ऑफिसर, ही इज नॉट अ लेफ्टिनेंट जनरल और अ जनरल और इवन फॉर दैट मैटर अ कैबिनेट सेक्रेटरी। ही इज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर बट नॉट एन एक्सट्रीमली हाई रैंकिंग। आपने उनका नाम ले दिया और उससे पहले, जहां तक मुझे खबर है, जहां तक मैं पढ़ रहा हूं, वो उनको डर्टी हैरी कह के बुला। हाँ जी, वो एक ISI के ऑफिसर हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर जी, जिनका नाम ये ले रहे हैं। तो ये दीज आर, ये डेकोरम ये सूट नहीं करता। यू सी, दीज थिंग्स डू नॉट सूट। यू कैन नॉट क्वारल विद द इंस्ट्रूमेंट्स। लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, यू हैव टू राइज अबव नेमिंग पीपल, राइज अबव। आप फिर आपने क्या किया? देन यू हैव स्टूप डाउन टू व्हाटएवर लेवल्स दैट यू कैन, एंड दैट विल व्हाट इज टर्म्ड एज गटर पॉलिटिक्स। ये गटर पॉलिटिक्स हो जाएगी। फिर क्या है? देयर आर नो आई वुड से बॉटम। एवरी टाइम यू हिट द बॉटम, लेट्स से यू विल डिस्कवर अ न्यू लो। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। So from a global audience, which I am viewing as a global audience, this is the epitome of how things are shaping up there, is that every time they hit the rock bottom, they discover a new low. अगर ताहिर साहब आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपको थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं डिस्क्रिप्शन एक हिस्ट्री दे दूं,
2 या 3 मिनट में? श्योर श्योर श्योर। मुझे ऐसा लगता है जी कि अगेन नेशन इज डिफाइंड बाय देयर लीडरशिप। पाकिस्तान की जो आम जनता है, मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, वो बड़ी इमोशनल है। उनको जो सरकार वहां की गोली दे देती थी वो मान लेते थे। बिकॉज इफ यू लुक एट 1947, द लिटरेसी रेट in Pakistan was well below 17 or 18% at the time of 1947. अब उस टाइम पे आप देखें कि the very first important leader who had control of things, वो तो जिन्ना साहब थे, वो 6-7 महीने में उनकी डेथ हो गई। लियाकत अली साहब who was the next person was assassinated। ठीक है जी, उसके पास not the prime ministers, but I believe the most important person after that was Iskandar Mirza, who was, I would, पहले वो एक मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जो लोग हैं, मुझे लगता है उनको एक उन्होंने गोली दे दी कि हम जो है ना, we have to, we are people who are not suitable for democracy। एंड जहां तक मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैं पढ़ता हूं हिस्ट्री एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इन द सेंस के मैं पढ़ता बहुत हूं हिस्ट्री को। तो इफ यू विल रीड एज अ प्रोफेसर द हिस्ट्री, इट सेज कैटेगोरिकली कि इस्कंदर मिर्जा साहब ने अपने हाथों से एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप को मिलिट्री को दे दिया। उन्होंने उठा कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि जो अयूब खान साहब आप आ जाइए, आप आ जाइए। और क्योंकि वो खुद भी ही हेल्ड द रैंक ऑफ ए मेजर जनरल, इस्कंदर मिर्जा साहब, वो इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात जो लोग जानते नहीं है, पाकिस्तान के लोग भी नहीं जानते, वो बंगाली थे, वो बंगाल में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने हाथ से जिस शाखा पे वो बैठे थे उसी को काट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया। उन्होंने कहा अयूब खान। अब आप देखें, जो इलेक्शन 4 महीने में 5 महीने होनी थी, अयूब खान साहब ने मेरे ख्याल से 11 साल पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ चलाई और लोगों को ये गोली दी, जैसे कहा जाता है, चूरण दिया कि भाई यू हैव टू डेवलप टू बिकम अ डेमोक्रेटिक, यू डू नॉट डिजर्व डेमोक्रेसी। आपको तो एक जो एलीट है, इट इज कॉल्ड डम्बिंग डाउन द ऑडियंस, कि आप लायक नहीं है डेमोक्रेसी के। अच्छा जी, अब 1965 में वो भाई साहब गए हैं, 65-66 में उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया अपने ही एक जनरल साहब को, याया खान साहब आ गए। अब 5 साल याया खान साहब वो हर बार अपने इंटरव्यू में ये बताया करते थे, मैं इलेक्शन करा रहा हूं जी, इलेक्शन कभी होती नहीं थी। नाउ अनदर 5 years go by, now Yahya Khan साहब gives another a गोली to the people of Pakistan कि भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है और उनके ऊपर हम जंग करते हैं जी, उनसे हम लड़ाई करते हैं, उनसे हम ये करते हैं। आपने सारी अटेंशन अब एक इंडिया के ऊपर डाल दी 65 में। उसके बाद आपने अटेंशन बंगालियों के ऊपर डाल दी। इट इज द डार्केस्ट पीरियड इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। हर एक कंट्री के हिस्ट्री में डार्क पीरियड्स आते हैं, बट द डार्केस्ट पीरियड इज व्हेन बुचरिंग ऑफ Bangladeshis took place under Operation Searchlight. Unofficial numbers are that more than 15 lakh women were raped. Doctors were called from United States to conduct, abortions on women who were suffering. But General Tikka, जो वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां के इंचार्ज थे बांग्लादेश के, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। उन्होंने कहा मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा, आप इनकी औरतों का रेप करें, उनको मारें। सो दैट इज द डार्केस्ट पीरियड। अब लोगों को आपने गोली दे दी कि ये सब लोग बेचारे इमोशनल हो, चलो जी ठीक है जी ठीक है। नाउ यू सफर्ड अ डिफीट फ्रॉम इंडिया, यू कम बैक, यहां वापस आते हो। नाउ देयर इज अ पीरियड ऑफ पैन इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की आवाम को एक फिर गोली दे दी कि यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर अ मुस्लिम। हम पैन इस्लामाइजेशन को फॉलो करेंगे, हम एक इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, हम एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और आपने लायलपुर का नाम फैसलाबाद कर दिया कि भाई that you are naming places, states, stadiums after people from the Middle East, कि आपको पैन इस्लामाइजेशन करनी है। Now that pan Islamization जब है, when that started to
present a threat to the West as well as threat to Pakistan itself, तो वो गोली अब चल नहीं सकती. So he is removed, he is hanged. Now comes back to military. जनरल जियाउल हक की जो व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे जाएं और जनरल जियाउल हक का यूट्यूब वीडियो देखें. उन्होंने यूट्यूब वीडियो में ये बोला है कि मैं 3 महीने में इलेक्शन करा. एंड द इलेक्शन हैपेंस आफ्टर 11 years. वो भी उनके when he dies in a plane crash, 3 months become 11 years. Now for Ziaul Haq to survive, he gives a new goli to the so-called I would say the emotional and I would say lower literacy population of Pakistan, and he says कि अब हमें ना मिलिट्री ना हमें पैन इस्लामाइजेशन करनी है, हमें तो शरिया लेके आनी. And as a result of that, the texture of Pakistan changes. I have gone through the history. For the first time, Muhammad bin Qasim gets introduced in the history books in the schools. कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को, जो सिंध की हिस्ट्री है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, उसको सबको हटाकर, वो मौर्य एम्पायर सारे हटाकर, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की तो फाउंडेशन हो गई थी 712 एडी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आके राजा दाहिर को हराया और तब पाकिस्तान बन गया था. अब जो बच्चों ने, आप सोचें, who are now middle aged, who are in their 40s and 50s, जिन्होंने वो हिस्ट्री पढ़ी है, वो कैसे प्यार करेंगे इंडियंस को या कैसे प्यार करेंगे कुछ माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को. आपने उनकी हिस्ट्री चेंज कर दी, आपने लोगों को पब्लिक केनिंग करवाई, आपने लोगों के हाथ काटे, आपने जो औरतें रेप हुई उनको, उनके ऊपर जिना का केस लगा करके भी उन्होंने एडल्ट्री की है, क्योंकि they were not able to produce 4 witnesses as per the Sharia law, कि जब तक आप 4 witnesses नहीं लेके आते आपके ऊपर जिना लग जाता था उस जमाने में पाकिस्तान में. आपने उन औरतों को एडल्ट्री के केसेस में डाल के उनको सजा दिलवाई, एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ रिटेनिंग पावर, बिकॉज यू हैड प्रॉमिस्ड के इलेक्शन जो है वो 3 महीने में हो जाएंगे, आपको 11 साल रहना है. तो आपने इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज कि आपने जनता को फिर से एक चूरण दे दिया और जनता उस चूरण में लग गई, और 11 साल एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ थॉट, एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फियर, वो 11 साल आपने फिर चला दिया. नाउ the jihadis which you built on the money that was received from the West to fight the Russians in Afghanistan become free. अब आधे जिहादी आपने कश्मीर भेज दिए. That's why Kashmir problem started in 88, 89, because all those leftover jihadis that you were created, वो आज तक पाकिस्तान के लोग उसको भुगत रहे हैं. You know, if you dig a ditch for somebody, you are going to fall into it. You today have 4-5 million refugees from Afghanistan who don't like you. You have the entire NWFE population who doesn't like you. You have carpet bombed that entire area. I mean, it is rarest of rare where Air Force is used to carpet bomb an entire area. आपने carpet bombing करके वो against कर दिया. Just imagine, Musharraf Saab took over the reins from Nawaz Sharif in an overnight coup, and again promising elections. And again he stays in power for next 10 years. 10 साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने वहां पर एक सिविल एस्टैब्लिशमेंट को ही खत्म कर दिया. And all for individualized, without any strategic direction, over a period of time. ताहिर साहब, ये सबसे बड़ा जो जुर्म किया गया है लोगों के साथ. You have diluted their identity. People are confused. People do not know कि विजन क्या है. आप देखिए कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आपने पाकिस्तान को एक कंट्री बनाया फॉर द पर्पसेस ऑफ द मुस्लिम पीपल, कि मुस्लिम मेजॉरिटी को एक देश मिला जाए, एंड देन यू टॉक अबाउट पैन इस्लामाइजेशन. ठीक है ना, पैन इस्लामाइजेशन का मतलब फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं, फिर तो सारे मुस्लिम मुल्क हमारे, फिर आपके देश की जरूरत क्या है, फिर तो पैन इस्लामाइजेशन है. एंड टुडे जस्ट इमेजिन, after 76 years of independence, today the intelligentsia, the small bit of intelligentsia in Pakistan is talking about secularism. Well, secularism, if that be the case, then why the division of India and Pakistan, division of India took place to produce Pakistan. I believe when you have a leader like Imran Khan,
who had a great opportunity, I must tell you, because he had, a fan following because of his cricket and because of him coming to India to work in different capacities. I'm sure you know that in the construction of the hospital which he has built on his mother's name, cancer hospital, hundreds and thousands of Indians have contributed. आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे, आपके जो व्यूअर्स हैं वो देखें कि अमिताभ बच्चन से लेकर, विनोद खन्ना से लेकर, रेखा से लेकर, क्रिकेटर से लेकर सब लोगों ने उस अस्पताल को बनाने में एक लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी है. And this person who was a very good cricketer, an excellent cricketer, he had an opportunity in politics to do something. But what did he do with it? उन्होंने अपनी ओपन माइंडेडनेस को छोड़ के, आप उनकी वेस्ट की जो उनका दिमाग, वेस्ट में रहे हैं, ऑक्सफोर्ड रहे हैं, and he comes and talks about रियासत मदीना, and he talks about having the deepest possible animosity towards Indians and deepest possible animosity towards the Indian government when he was in power. और आप देखिए ये भी मतलब this shows the fickleness. I'm sure the people are watching. कि जैसे वो पावर से बाहर गए हैं, he comes and says कि इंडिया से बेटर गवर्नमेंट ही कोई नहीं, वहां तो डिप्लोमेसी वहां के उससे ज्यादा कोई अच्छी हो ही नहीं सकती. So you see, what does this tell the people of Pakistan? जब लीडर्स का कोई स्टैंड ही नहीं है, they don't have a vision. जैसा भी मैं आपको बताऊं, इंडिया में कोई भी लीडरशिप हो, जैसे भी हो, चाहे फ्लॉड विजन हो, बट विजन जरूर होता है. विजन में कोई ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है. टुडे द गवर्नमेंट इन इंडिया नोज कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आबादी. तो ऑलरेडी देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान कि हमको स्मार्ट सिटीज बनाने हैं. वी नो कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है. Huge amounts of subsidies are given for solar, for wind. They are talking about even expanding nuclear energy. तरह तरह के alternative renewable sources of energy के ऊपर बातचीत चल रही है. People are being sensitized. अच्छा, हमारी population बढ़ रही थी, आप देखिए, these are all visionary leadership. कि आज से 40-50 साल पहले ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम दो हमारे दो. कॉन्ट्रासेप्शन की बातें ओपन दूरदर्शन के ऊपर हुआ करती थी. टुडे एटलीस्ट उसका कुछ तो असर हो रहा है कि आवर रिप्लेसमेंट रेट ऑफ द कंट्री इज अबव द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव द रिप्लेसमेंट रेट. ठीक है, बट नॉर्मल इतना ज्यादा भी नहीं है. इट्स ऑल राइट. सो ऑल आई एम सेइंग दैट नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज, नो मैटर व्हिच गवर्नमेंट, दे ऑलवेज हैड अ विजन. उनको पता है कि हमारे यहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमें मेडिकल चाहिए, तो हर साल एम्स खुल जाता है, कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IITs इतने हो गए, IIMs हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं. दे नो द रिक्वायरमेंट. आप ताहिर साहब, यू हैड कम टू इंडिया जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो. आप मुझे बताएं कि इन गुड़गांव ऑफ हरियाणा, विच इज इन द नेशनल कैपिटल रीजन, आप शाम को सड़क पे चल रहे हो, आपको यूरोप से अलग लगता है? वो आप बताएं. बिल्कुल आप ठीक कहते हैं. वो यूरोप से क्या, हमें तो कई इलाके गुड़गांव के कनाडा से, अमेरिका से आगे लगे हैं. सो देयर इज अ विजन. चाहे मैं ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि सारे विजन ठीक होंगे. इन द 76 years that India has been, all visions have not been great vision, but there has been a vision. So मुझे ऐसा लगता है कि whoever is now the leader of Pakistan, ये हमारे लिए अच्छा है. Unstable Pakistan is very bad for India. वेरी बैड फॉर इंडिया. स्टेबिलिटी होनी चाहिए वहां पर. कुछ तो वो अपने कंट्रोल करें, बिकॉज आफ्टर ऑल इफ देयर इज अ सिविल वॉर इन पाकिस्तान, जिसकी के अभी आसार आज आपके वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि देयर इज अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन. इज दैट गुड फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए क्या ये अच्छी चीज है? I don't believe that this is not desirable, and I believe that the solutions are very very clear. Solutions are कि लोगों को सच बोलना चाहिए. उनकी जो identity है, the identity of Pakistani people is that they all come from the Indus Valley civilization. Religion लोगों के बदल गए, dimensions बदल गए, maps बदल गए, but they are all people of the Indus Valley civilization. उनको ये मानना चाहिए. पहला.
सेकंड, आई थिंक उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करने दिया जाना चाहिए जितनी भी कर सकते हैं. एंड आई थिंक रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर देम. अगर वो रिस्टोर कर देते हैं इसको तरीके से. अभी इलेक्शंस, आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट. द वे आई प्रिडिक्ट दिस सिचुएशन, ताहिर साहब, आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्रेडिक्शन एंड आई कुड बी रॉन्ग. I believe that Imran Khan will remain behind bars and the elections will be announced and elections will take place very soon in Pakistan. जी, आपने बड़ी अहम बातें की. आपने कहा कि एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला है पाकिस्तानियों को वो सॉल्व करें, उनके लिए बेहतर है. मुझे फ्रैंकली वो सॉल्व करते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप ही का आर्गूमेंट पीछे है, बड़ा स्ट्रांग है कि जो उनको झूठ पढ़ाया गया है उससे अब 40-50 साल की उम्र की जो जनरेशन है जो रूल कर रही होती है, इंस्टीट्यूशन में होती है, वो हो चुके हैं. दूसरा, आपने इंस्टीट्यूशन की बात की. सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है जुडिशरी होती है किसी भी देश की, वही बैलेंस करती है चीज़ों को. जुडिशरी फ़ैन क्लब बनी हुई है खान साहब की. अच्छा, उसके साथ साथ आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि इलेक्शन बहरहाल जल्दी अनाउंस हो सकते हैं, बहरहाल होने तो हैं, चाहे इंजीनियर्ड इलेक्शंस हों. इस सारी सूरत हाल में चूँकि हमने जुडिशरी पर भी ज़ोर दिया, थोड़ा सा जो पाकिस्तान का जुडिशरी का मामला है उस पर आपने बात की अभी पीछे, लेकिन थोड़ी सी और बात कीजिए कि वो क्यों फ़ैन क्लब के तौर पर चल रही है. आप कैसे भारत में बैठे हुए पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट जजेस को, सभी जज नहीं ऐसा कर रहे, मगर जो इम्पॉर्टेंट जजेस हैं, जैसे हम हाई कोर्ट लाहौर में कुछ जजेस को देख रहे हैं, ख़ुद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके करीबी जो हम ख्याल जज हैं मिस्टर अता बंदयाल, वो भी इसी तरह बिहेव कर रहे हैं. अभी जो जो हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने जिस तरह सुओ मोटो लिया है इमरान खान की गिरफ्तारी पर, वो भी बड़ा मशकूक बनता है. तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वहां पे वो जस्टिस फारूक साहब हैं मेरे ख्याल से, जी, आमिर फारूक के जो जस्टिस फारूक साहब, आई मीन ऑफ कोर्स इज अ लर्नेड मैन, ही इज अ जज आफ्टर ऑल, बट मुझे ऐसा, ये सीरियसली आई थिंक इसको हम एगोरल फिनोमेना बोलते हैं रिसर्च में. You know, some people become a cult. In a disillusioned state of affairs, sometimes charismatic individuals rise and shine. मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ. इसके ऊपर स्टडी है, बाय द वे, यू कैन लुक इट अप अगर आप पढ़ना चाहें. उसके ऊपर जेरोम टबाचक नाम के एक रिसर्चर हैं, उनके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर पेपर लिखे हुए हैं. तो जेरोम साहब ने वो रिसर्च लिखी कि कैसे पोलैंड में इन अ सिंगल विजिट बाय द पोप द एंटायर कंट्री बिकेम कैथलिक. तो एक कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल जो है, एंड यू कैन नॉट डिनाई कि इमरान खान साहब एक कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, और एक पाकिस्तान की जनता की एक यूनिक एक वो पोजीशनिंग है. इंडिया में भी ये बाय द वे ये फिनोमेना है. मैं ये आपको नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में अकेले में ये फिनोमेना. एनीबडी हु इज गुड लुकिंग एंड एनीबडी हु स्पीक्स गुड इंग्लिश, और वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो और अमीर हो, उसको हम एक डिफरेंट ऑरा से देखते हैं, उसको हम एक डिफरेंट व्यू से देखते हैं. यू नो, अनफॉर्चुनेटली टुडे अगर आप जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को, बाय द वे मेनी ऑफ द व्यूअर्स वुड नॉट नो कि सबकी उम्र में 1-1, 2-2 साल का ही फर्क है, कोई इतना ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है. इमरान खान साहब इज गोइंग टू बी आई थिंक 71 years old now. वो भी 71 years फॉर अ क्रिकेटर नॉर्मली is usually 73 or 74. You know what I'm saying. So he is 71 years old, and बाकी सारे भी इसी के आसपास के हैं. But look at their image. So what has happened? इसका मैं आपको सबसे बड़ा मैं आपको ये बता दूं. This is a classic case. I believe that IIM Ahmedabad in India should write a case on this. Is generation of a narrative or generation of a cult from thin air. You have generated this out of thin air. You have created an aura. इसको हम हेलो इफेक्ट बोलते हैं in marketing terminology या management terminology. एक हेलो है. It's a halo effect. Anything surrounding that, just so
दिस हेलो इफेक्ट का जो फिनोमिना होता है, और एगोरल फिनोमिना, अगर आप पढ़ना चाहें दोनों चीजों को आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, is probably the reason why the judiciary and even the people, आखिर वो इंसान है ना, जज भी तो इंसान है, is not a, वो मंगल ग्रह से तो उनका अवतार नहीं हुआ है, वो एक आम इंसान है और सोसाइटी का हिस्सा है, और उनको भी ऑ होती है। अगर आपने आई कैन शेयर एक्सपीरियंसेस विद यू, न्यूमरस एक्सपीरियंस वेयर आई हैव सीन individuals interacting with Amitabh Bachchan and they become dumbstruck. वो अमिताभ बच्चन जी सामने खड़े हैं, उनके मुंह से जबान से शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि they are so dumbstruck because of the awe that these personalities inspire. So जो जज साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ही मतलब अजीबोगरीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है. So these are very demoralizing for the officers also. I am not supporting the officers, I am not, but all I am saying कि एक मिड लेवल का ऑफिसर जो है, एक इंस्पेक्टर जनरल है, आईजी है, he is acting as per law, as per the directions given to that person. उसको डायरेक्शंस मिली होंगी, और जो डीजी ISPR है उसको भी डायरेक्शंस मिली होंगी, और जो नैब के वहां पर जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आपके वहां पर इन पाकिस्तान का एक एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी के ये जो करप्शन रिलेटेड मैटर्स को देखता है, उसके भी ऑफिसर्स हैं. So I am quite confident कि वो जो भी है, जैसा भी है, अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको सुओ मोटो गिल्टी डिक्लेयर करना, बिकॉज जज साहब को अपनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर मुझे लगता है ख्याल देना चाहिए, रादर देन ऑफ द कफ रिमार्क्स में. देन यू आर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस. न्यूट्रलिटी कहां रह गई? If the judge is making off the cuff remarks to you a priori, that means I have an a priori position on something. Normally जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें एक रिट आएगी, तो रिट के ऊपर वो कोई रिप्लाई देगा, रिजॉइंडर देगा, उसके बाद आप अंडर द लॉ उसको आप स्टडी करके आप अपनी प्रोनाउंसमेंट देंगे, आप अपनी जजमेंट देंगे. यहां तो यू हैव ए प्रियोरी, इट इज लाइक थ्रेटनिंग. So I do not know. I am not sure what the NAB officials have done is right or wrong. I am not sure whether Imran Khan is guilty or not guilty. He is alleged to be guilty. It appears कि ये पुराना केस है, कोई ऐसा केस ऑफ द कब तो डेवलप नहीं हुआ है. पर the important matter here is कि they have the judiciary has, at least from a naive person's viewpoint, have demonstrated that there is no neutrality. जी, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ की. इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसमें क्या फैक्टर्स एट प्ले हैं, वो भी आपने बयान किए, और हत्ता कि आपने बहुत ही प्रिसाइज लफ्ज़ों में पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस की जो हिस्ट्री है वो भी बयान की. अब हम आखिर में आज की टॉक में आपसे जानना चाहेंगे, अगरचे आपने अभी पीछे एक प्रेडिक्शन की है कि इलेक्शन जल्दी होने को बनते हैं और इमरान खान शायद कुछ अर्सा के लिए अरेस्ट रहें, मगर ये जो पाकिस्तान के इस वक्त के पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और इकोनॉमिक क्रंच एट हाईएस्ट लेवल है जो पाकिस्तान इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बताइए कि पाकिस्तान अब आगे कैसे बढ़ता नज़र आ रहा है, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान के लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, कोई इसके बाहर रास्ता ही नहीं. आप ये देखिए कि हम अभी एक पहले बात कर रहे थे कि मोटरवे पाकिस्तान में बना हुआ है, बड़ा अच्छा मोटरवे है, लाहौर से इस्लामाबाद कनेक्ट करता है. That motorway itself does not have enough traffic. So when the government creates assets which are not monetizable, when there is no funds available in the market, I would like to ask a very simple question through your channel to the elites of Pakistan, that how confident are they about investing in Pakistan? क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? I don't think very many Pakistani elites would like to invest in Pakistan. Several elites in Pakistan, because Pakistan allows
dual passports. India does not allow dual passports. पाकिस्तान में आप 2 पासपोर्ट रख सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट और यूएस यूके कहीं का भी दूसरा पासपोर्ट रख सकते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो ऑफ वो डबल पासपोर्ट रख के बैठते हैं कि भाई कभी दौड़ना पड़ जाए, भागना पड़ जाए वहां से. सो फ्यूचर ये है जी कि एट द प्रेजेंट टाइम द पाकिस्तानी डायस्पोरा which is very big in number is actually supporting a very significant chunk of Pakistan's economy. वो जो पैसा रिपेट्रिएट करते हैं वो उसका $1 का उनको 280, 290, 300 जो भी रुपया मिल जाता है, they are surviving. बट जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता है जो वहां पर जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जो हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, जो एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है, अभी भी नॉट मेनी पीपल नो. लोग तो ये जो पाकिस्तानी ड्रामे जो हम देखते हैं वो शहरों में दिखाए जाते हैं, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, they are the ones who are going to be suffering significantly. So I think the very important steps that they would need to take is that they would have to open up trade with India. They must open up trade with India. Now that will only happen when the other issue of cross-border terrorism gets settled. वो cross-border terrorism के issue को settle करेंगे, trade खुल जाएगा. It is to the benefit of every Pakistani, I must tell you, कि तुम जो पाकिस्तानी लोग इस चैनल को सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो टमाटर है वो टमाटर ही है, वो हिंदू टमाटर या मुसलमान टमाटर नहीं होता. हमारे यहाँ से there is significant production of horticulture products. There is a significant production of agricultural products. There is significant production of medicines. लोग उसका फायदा ले सकते हैं. And in the elections, I believe one of the contentions that the people of Pakistan need to make by coming out openly and suggesting that they must stop this agenda of binding the country together through a common enemy called India, and thereby aiding and abetting terrorist activities. That has to stop, and the trade will allow Pakistan to navigate their basic problems. वो बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों की, उसमें उनको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत उनको एक कोऑपरेशन मिलेगी, और आई थिंक दे विल बी एबल टू नेविगेट दिस क्राइसिस इन अ बेटर मैनर. मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोग जो देख रहे हैं, पर्टिकुलरली द डायस्पोरा विच इज वाचिंग, जो पाकिस्तानी लोग कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठे हैं, वो अकल करें और एक मूवमेंट चलाएं. आजकल वो नैरेटिव्स ही तो चल रहे हैं जी पाकिस्तान में, ये नैरेटिव्स के बेस के ऊपर तो कल्ट पर्सनालिटी, तो आप भी एक नैरेटिव चला सकते हैं कि देयर इज नो, पाकिस्तान विल नॉट गेन, द एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट गेन from these activities, and they should attempt their best to normalize relationship with India. आपने कहा कि पाकिस्तान का एक फ्यूचर अच्छा होने का चांस इसमें भी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसको ख़त्म करके नॉर्मलाइज करे. लेकिन आखिर में मैं आपकी ओपिनियन इस पे लूँगा. अभी जो बिलावल भुट्टो का दौरा भारत था SCO समिट में शिरकत की गर्ज से, वो बिलावल की तरफ से तो कोई ऐसी कोशिश नहीं थी कि भारत के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएं, और भारत तो फ्रैंकली अब पाकिस्तान को अपने रडार पे रखे हुए नहीं है. भारत को तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को ही भारत की ज़रूरत हो सकती है. इसीलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी ने राइटफुली सेड वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स कि भाई ये कश्मीर की रट जो है ये भूल जाओ, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी. उन्होंने बहुत वाज़ेह शब्दों में ये बात की. तो जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भले में है कि ये ट्रेड करें, इनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, वो तो भले की बात है, मगर भारत तो ये कह रहा है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन्फिल्ट्रेशन है, इसको बंद करें और रियलिस्टिक हो जाएं चीज़ों के बारे में. वो तो कोई चांस नज़र नहीं आता. तो गोवा में आपने इन सब चीज़ों को करीब से देखा. आखिर में कुछ हमारे व्यूज़ को बताइए कि ये सारी बातें आपने कैसे करीब से देखी और क्या आपकी परसेप्शन बनी? मेरी ये परसेप्शन है जी कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, वो
I think as a politician, उनको gradually थोड़ा you will have to develop a perspective. अभी उनके पास इतना strong perspective नहीं है चीजों के बारे में. He should realize very, very simplistically the condition of people in Azad Pakistan, या ये जो पाकिस्तान है सॉरी, और जो पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर है. जो आज़ादियाँ पाकिस्तान के लोगों को हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो आज़ादियाँ पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर में हैं. Numerous people have done varied studies. मेरी अपनी एक स्टडी है which has examined the opinions of people on hope, optimism, infrastructure, health, education, comparing the two parts of Kashmir, one held by Pakistan and the Indian Kashmir. तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें, आप वहां के लोगों से जाकर, पाकिस्तानी लोगों ने सर्वेस किए हुए हैं. You don't have to even look very far. Just go online, just look at YouTube, say hundreds of videos where they would say that the price of vegetables. एक यूनिवर्सिटी है जी वहां पर, और आई थिंक श्रीनगर, अकेले श्रीनगर में मेरे ख्याल से 10 कॉलेजेस होंगे, लार्ज. So the point, the heart of the matter is कश्मीर कैन नो लॉन्गर, और मैं आपको पाकिस्तान के लोगों के भी पल्स फील करके बता सकता हूं, कश्मीर कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ कैरेट to sway public opinions. It cannot be used as a carrot. So I think the Pakistani establishment has to realize that. Number one. Number two, I think there is a sense of recognition in certain quarters of Pakistani establishment that we let it be. इसको हम टच ना करें, और we have to put it on the back burner and look at other things. ये मुझे लगता है कि वहां पे कुछ लोगों में ये रियलाइजेशन हो रही है. वो होना जरूरी है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट एंड एंड द कॉन्वर्सेशंस विद कश्मीर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इंडिया हैज अ वेरी क्लियर पोजीशन ऑन कश्मीर, और वो क्लियर पोजीशन जो है दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लास्ट एग्रीमेंट, जो शिमला एग्रीमेंट है, उसमें ये बायलैटरल इशू है. बायलैटरल इशू को बायलैटरली देख लीजिए. एंड इंडिया क्लेम्स the entire state of Kashmir, जिसमें के वो वाला सक्षम वाला एरिया भी है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया. So everybody knows practically, अगर हम जिसे हम कहें प्रैक्टिकलिटीज में जाएं, बड़ा टर्म यूज होता है रियल पॉलिटिक. अगर हम रियल पॉलिटिक में जाएं, so what is attainable, what is achievable is that the Kashmir issue has to be put on the back burner for right now. I can tell you for sure, I have visited Kashmir numerous times, and the people of Kashmir also understand कि इसमें कुछ नहीं रखा. और believe you me, पाकिस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए कि इंडियन कश्मीर में बड़ी खुशहाली है. Kashmiris, Muslim Kashmiris are spread out everywhere in India and are doing well. जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये जानकर खुशी होगी कि इंडियन कश्मीर में कश्मीरी आज भी कश्मीरी बोलते हैं. पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर में तो कश्मीरी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने तो 1 यूनिट फॉर्मूला लगा दिया था, सबके ऊपर उर्दू इम्पोज कर दी. Nobody knows how to read and write in Pakistani held Kashmir. In Indian Kashmir, everybody speaks Kashmiri. कश्मीरी में एग्जाम लिखते हैं लोग. So they have been able to maintain their cultural identity. They have employment opportunities. There is a very good infrastructure. आज आप रोड पकड़े, मैं आपको बता रहा हूँ कि you start driving from Chandigarh to Srinagar. एक जमाना था जी कि जम्मू टू श्रीनगर जाने में आपको 2 दिन लग जाते थे. Today from Jammu to Srinagar you can go in 7 hours, 7.5 hours. आप 7 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं. So roads infrastructure develop हुआ, लोगों को फायदा हुआ है. कोचिंग सेंटर्स, मैं आपको बता रहा हूं, इतना ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जगह जगह कोचिंग सेंटर है. कोचिंग सेंटर्स इज अ रिफ्लेक्शन दैट देयर इज एस्पिरेशन ऑफ कश्मीरी पीपल इन श्रीनगर, इन जम्मू. अब कोचिंग सेंटर्स का अगर आप सैंपल उठा लें तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन. कोचिंग सेंटर्स क्यों होते हैं कि बच्चों को एक उम्मीद है कि मैं कोचिंग लूंगा तो मैं तैयारी करूंगा एग्जाम्स के, आई विल गो टू रियली गुड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू परस्यू फर्दर स्टडीज.
मैं अपना करियर बनाऊंगा. This case in point. So I think Mr. Bhutto, when he came here, I don't believe his team gave him adequate inputs on how to conduct business. This was an opportunity to conduct business. थोड़ी ह्यूमिलिटी, पर मैं उनकी पोजीशन अंडरस्टैंड करता हूं. इलेक्शन आने वाली है. Any softening of his position, he loses votes. Already they are on the back foot because even with a coalition, I mean, after all, they'll have to contest elections against the Muslim League, Pakistan Muslim League, जो कि शरीफ साहब की पार्टी है. तो वो उनका अपर हैंड है, अभी इनका अपर हैंड नहीं है. और they would like to make inroads into Punjab and inroads into Balochistan. इनकी तो सिंध रिस्ट्रिक्टेड पार्टी है, ये वहां inroads बनाना चाहेंगे. तो that can only happen with hardened position against India. जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो पंजाब डोमिनेटेड पार्टी है. They would like to make some inroads in NWFP. तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो ये बड़ा इंजीनियर्ड इलेक्शन होगा. पर भुट्टो साहब को मैं उनकी बातों का बुरा ना किसी को मानना चाहिए और ना आपको मानना चाहिए, ना यहाँ की जनता को मानना चाहिए. He is still developing as a politician. He has a long way to go before he understands the complexities of strategic issues and diplomacy. बहुत बहुत शुक्रिया धीरज भाई, आज आपने बहुत वक्त दिया और बड़े ही जो सेंसिटिव इश्यूज हैं पाकिस्तान में इस वक्त इन मेकिंग हैं उन पे आपने फिलॉसफिकली बहुत ही इंटेलेक्चुअल अंदाज के साथ बातचीत की. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा वक्त दें और आपकी मसरूफियात का हमें अंदाज़ा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे रोहतक से प्रोफेसर धीरज शर्मा की. और आप जब भी इनकी बातचीत सुनते हैं, मैं यूट्यूब पे कमेंट्स देखता हूँ, आप बहुत इम्प्रेस भी होते हैं और मुझ पे ये एक तरह से इंसिस्ट भी करते हैं कि धीरज शर्मा जी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं. और मेरी कोशिश होती है. प्रोफेसर धीरज शर्मा ट्रैवल भी करते हैं, बिज़ी भी हैं, और अब मैं आपकी सिफारिश से इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शो में लूँगा. आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया. टैग टीवी की ऐप्स आप डाउनलोड कीजिए. यू कैन वॉच टैग टीवी 24/7 आर न्यूज़ एंड व्यूज़ एंटरटेनमेंट ऑन एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको एज वेल एज अमेज़ॉन. और हमारे यूट्यूब के चैनल पे अगर आप डोनेट के बटन को क्लिक करें तो हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.